अख्तर्स एजुकेशनल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल, जो करता है आपके साथ ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जिसका थ्योरेटिकल अप्रोच हार्डली और रेयरली अवेलेबल हो। इस सीरीज में जिस टॉपिक पे आज डिस्कशन किया जाएगा वो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? एक्चुअली फोर रेसिस्टर्स को अगर हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि उसके कनेक्शन से एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन होता हो, एक चतुर्भुज बनता हो, जिसके दो अपोजिट वर्टिसेस को एक गैल्वेनोमीटर के हेल्प से कनेक्ट किया जाए और रिमेनिंग टू वर्टिसेस जो अपोजिट हैं उनको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट किया जाए। तो ऐसा अरेंजमेंट जिस इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन करता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। हम इसी को एज ए डिफिनेशन यहां पर स्टेट करने जा रहे हैं। लेट्स सी। तो ये है स्टेटमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज के डिफिनेशन के तौर पर हम इसे एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे। If four resistors are connected to each other to form a quadrilateral, the two opposite vertices of which are connected via a galvanometer G, and the remaining two opposite vertices are connected to a source of EMF E, then the electric circuit so formed is known as the Wheatstone bridge. यानी चार प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिससे एक चतुर्भुज बनता हो, जिसके दो सम्मुख शीर्ष को एक गैल्वेनोमीटर G से और बाकी के दो सम्मुख शीर्ष एक विद्युत वाहक बल E से जुड़ा हो, तो यह संयोजन कहलाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो हमें एक स्पेशल कंडीशन देता है बैलेंस्ड होने का या बैलेंस नहीं रहने का, बट हम यहां पर फोकस करेंगे बैलेंस्ड होने का। तो इस कंडीशन पर कि कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है, हम इस पर आज डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए हम हेल्प लेंगे इस सर्किट डायग्राम का, जो यहां हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज का रियलाइजेशन करा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं ए बी सी डी ए। ये जो ए बी सी डी ए एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। इसके फोर साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए, ये जो फोर साइड्स हैं हम इसको यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि ये फोर रेसिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। फोर रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ए बी का जो लेंथ है वो लेंथ वैल्यू ही यहाँ पर रेसिस्टेंस के तौर पे हम एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे। ठीक है, और हम इस रेसिस्टेंस को पी से शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसी तरह से बीसी साइड का जो लेंथ वैल्यू है उस लेंथ वैल्यू से हम जिस रेसिस्टेंस को शो कर रहे हैं वो रेसिस्टेंस आर है। सीडी साइड का जो लेंथ है उसके लेंथ वैल्यू को हम जिस रेसिस्टेंस से इंडिकेट कर रहे हैं वो रेसिस्टेंस एस है। और इसी तरह से फोर्थ साइड एडी या डी है, इसका जो लेंथ वैल्यू है इससे हम फोर्थ रेसिस्टेंस को शो कर रहे हैं क्यू। तो क्यू फोर्थ रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया। इस तरह से चारों रेसिस्टेंस पी आर एस क्यू या पी क्यू आर एस इस तरह से ये कनेक्ट किए गए हैं कि अब इसमें दो अपोजिट वर्टिसेस पर हमें कंसीडर करना है इस डिफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए। यहां पर बी और डी जो दो वर्टिस हम देख रहे हैं, सम्मुख शीर्ष जो देख रहे हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ इससे कनेक्ट किया गया है। इसको हमने किससे सिंबलाइज किया है? जी से। ये जी स्टैंड्स करता है गैल्वेनोमीटर के लिए। गैल्वेनोमीटर एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो मीगर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। हम इस पर बात किसी और वीडियो में करेंगे डिटेल से। फिलहाल यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है बिटवीन द टू वर्टिसेस बी और डी। तो बी और डी के बीच में ये कनेक्ट कर दिया गया। अब बाकी बचा दो अपोजिट वर्टिसेस ए और सी। इन दोनों अपोजिट वर्टिसेस को एक सोर्स ऑफ ईएमएफ ई से कनेक्ट किया गया है। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट बन रहा है हम इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज रियलाइज करेंगे। अब हम इसके बैलेंस कंडीशन को अचीव करने के लिए चलेंगे। तो ये है वर्किंग थ्योरी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इनफैक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज जिस थ्योरी पे वर्क करता है वो है किरचॉफ्स लॉ, यानी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ्स लॉ जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नंबर एक पॉइंट रूल या जंक्शन रूल और नंबर दो लूप रूल। हम इन दोनों लॉ का यूज करेंगे इस डायग्राम के हेल्प से डिस्क्राइब करने में व्हीटस्टोन ब्रिज के एक्शन को यानी वर्किंग को। अब हम यहाँ पर सर्किट में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। ये सर्किट जो पॉइंट ए और सी जो दो अपोजिट वर्टिक्स है इस डिजाइन का, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसको कनेक्ट किया गया है एक ईएमएफ के सोर्स से, जिसका ईएमएफ है
E, विद्युत वाहक बल E। अब ये सोर्स इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करेगा। जैसे ही ये सोर्स करंट I को सप्लाई करेगा, ये I A पर पहुंचेगा, सर्किट में पॉइंट A पर पहुंचेगा। ये जंक्शन हो गया और इस जंक्शन पर आते ही यहां से इलेक्ट्रिक करंट को जाने के लिए दो पाथ है, दो पाथ पॉसिबली इसको मिलने वाला है। नंबर एक पाथ A से B और दूसरा A से D, या इसका A से D नंबर एक पाथ और नंबर दो पाथ A से B। एनीवे, अगर कुछ हिस्सा इस AB पार्ट में चला जाए, AB पाथ से होकर के पास कर जाए, तो रिमेनिंग जो करंट होगा वो AD पाथ में आएगा, इसमें सर्किट में फ्लो करेगा। अब हम आते हैं यहाँ B पर, जो करंट का पार्ट B पर पहुंच रहा है। वंस अगेन यहाँ पर इसको आगे बढ़ने के लिए दो रूट मिलने वाला है, एक B से C और दूसरा B से D। मान लीजिए इसका भी कुछ हिस्सा B से D पार्ट में आ जाता है, तो जो B से D पार्ट में आ रहा है उसका अगर माइनस कर दिया जाए इस करंट पार्ट में, जो यहां से A से B तक आ रहा था उसमें से, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो B से C में जाएगा। यस, अब यहां से इधर B से C की तरफ जा रहा है ये करंट और B से D की तरफ आ रहा है ये करंट। हम इसका नाम दे देते हैं, जो करंट I सप्लाइड था A पर पहुंचने के बाद डिवाइड होता है A से B की तरफ जाने वाला करंट का पार्ट जो है वो I1 से हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। और रिमेनिंग पार्ट जो करंट का है वो A से D पार्ट में आने वाला करंट I माइनस I1 रह गया। I में से इस I1 को माइनस करेंगे तो यही पार्ट रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा करंट। तो यही करंट A से D रूट में आएगा, A से D पाथ में आएगा। अब B पर पहुंचने के बाद जो करंट I1 B पर पहुंच रहा है, वंस अगेन इसे आगे बढ़ने के लिए दो ऑप्शन मिल रहा है। तो एक ऑप्शन पाथ है B से C और दूसरा ऑप्शन पाथ है B से D, या B से D ही पहला होगा और B से C दूसरा होगा। सपोज कर लिए IG, ये जो IG हम शो कर रहे हैं ये B से D पाथ में यानी गैल्वेनोमीटर से होकर पास करने वाला करंट को शो कर रहा है। तो अब इस IG को इस I1 में माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग रहेगा वही B से C पाथ में आएगा। यस, B से C पाथ में आने वाला करंट हो गया I1 माइनस IG। जो करंट B से C तक आएगा और जो करंट B से D तक आया है, B से D तक आने के बाद अब इस करंट को जो IG है, इस करंट को, ये करंट जो A से D पाथ से होता हुआ आ रहा है, D पर ही आ रहा है, वंस अगेन इस पॉइंट पर आने के बाद ये दोनों करंट, ये और ये दोनों करंट यहाँ पर मिल जाएगा और मिलने के बाद एक साथ इस पाथ में पास करेगा यानी D से C। तो अब इन दोनों करंट का सम कितना होगा? इन दोनों करंट का सम करने के लिए हम I माइनस I1 के साथ इस IG को ऐड करेंगे। तो I माइनस I1 प्लस IG ये हुआ है। अब यही करंट इस सर्किट से होकर पास कर रहा है यानी D से C पाथ में पास कर रहा है। अब ये करंट जब यहाँ पर पहुंचेगा और एक करंट जो B से C पाथ से होता हुआ C पर आ रहा है, वो करंट है I1 माइनस IG। ये जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये और ये दोनों यहाँ पर मिल जाएगा पॉइंट रूल से, और दोनों मिल करके अब C से इस तरफ आएगा। तो जब मिल जाएगा तो मिलने के बाद दोनों करंट का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, इसके लिए हम इस करंट को इस करंट के साथ ऐड करेंगे। तो I1 माइनस IG, ये I1 माइनस IG हो गया, इसके साथ प्लस कर रहे हैं I माइनस I1 प्लस IG को, I माइनस I1 प्लस IG। ऐड करने में हम ये देख रहे हैं ये सिंप्लीफिकेशन में IG माइनस साइन के साथ है, यहाँ IG प्लस साइन के साथ है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जा रहा है तो फिर क्या बचेगा? इसके कैंसिल होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि I1 यहाँ प्लस साइन में है और यहाँ I1 माइनस साइन में है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अब ये दोनों भी प्लस माइनस होने के बाद रिमेनिंग ओनली जो बच गया वो I बचा, और यही I करंट इस पाथ से होता हुआ यहाँ आएगा सोर्स में और फिर इधर से पास करता हुआ इधर जाएगा A पर, और उस स्टेप को, उस प्रोसेस को रिपीट करेगा जो हम यहाँ से प्रोसीड किए थे, डिस्क्राइब किए थे। अब हम इस पॉइंट रूल को समझ गए। अब हम देखते हैं कि लूप रूल इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है। लूप रूल को इन्वॉल्व करने के लिए या कराने के लिए, लूप रूल का इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए हम इसे लूप में डिवाइड करते हैं। तो एक लूप हम यहाँ जो कह सकते हैं कि एक लूप बन रहा है ABDA, ये क्लोज पाथ है सर्किट का, तो एक पाथ तो ये बन रहा है क्लोज पाथ, इसी क्लोज पाथ को हम एक लूप कहेंगे। और दूसरा जो लूप बन रहा है वो BCDB ये बन रहा है, तो ये दूसरा क्लोज पाथ हुआ, दूसरा लूप हुआ। और थर्ड लूप है ADC थ्रू द सोर्स ऑफ EMF, ये भी एक लूप बना रहा है। तो देयर आर 3 लूप्स, 3 लूप्स हैं यहाँ पर। हम इन तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट हम इनका यूज करेंगे।
चाहे 2 से हो, चाहे तीनों से हो, जो भी हो, हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका यूज करेंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर दियर यूज। लूप रूल को यूज करने पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं लूप नंबर 1। लूप नंबर 1 यहाँ जो क्लोज पाथ बन रहा है ए बी डी ए, ये है। अब इसमें किसी भी लूप में जब हम प्रोसीड करेंगे तो वहां पर एक डायरेक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे जो पॉजिटिव सेंस में होगा। यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव सेंस में सिलेक्ट किया है। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें करंट किस तरह से पास कर रहा है उसको डिसाइड करने के लिए, और जिस तरह से पास करेगा उसी के साइन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस का हम साइन प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ए से बी तक में जो रेसिस्टेंस है पी, इससे होकर जब ये करंट I1 पास करेगा तो ये I1 इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ ए से बी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? यस, पहुंच रहा है। तो फिर ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक बनाएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, यानी कि I1P। अब उसके बाद आते हैं जो करंट बी से डी पार्ट में आ रहा है, सेक्शन में आ रहा है IG। ये करंट अगर इस गैल्वेनोमीटर से होकर के पास कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए वो रेसिस्टेंस इस G से इंडिकेट किया जा रहा है, जो कैपिटल G यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब इस रेसिस्टेंस को हम IG से मल्टीप्लाई करेंगे तो B और D के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे लिखते हैं IG टाइम्स D। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बना वो B और D के बीच में बना, और ये भी साइन ऑफ प्लस के साथ यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि इसमें B से D ब्रांच में या सेक्शन में जो करंट पास कर रहा है IG, ये करंट भी इस डायरेक्शन को, जिसे हमने पॉजिटिव सेलेक्ट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको ये फॉलो कर रहा है। इस तरह से घूमने में हम क्या पाते हैं कि यहाँ से यहाँ तो आ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये करंट भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है नीचे की तरफ। यस, तो बी से डी की तरफ अगर आ रहा है तो वो पॉजिटिव सेंस हुआ। इसको अगर हम रेफरेंस ले तो इसके रेफरेंस में ये पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी पॉजिटिव बनेगा। तो अब बी और डी का विभवांतर हो गया IG टाइम्स G, ये कैपिटल G। अब आते हैं डी से ए की तरफ। तो डी से ए की तरफ जब आएंगे तो हम यहाँ पर पा रहे हैं कि करंट का आना ए से डी की तरफ है, और हमारा जाना किधर से होना है? हमारा जाना होना है डी से ए की तरफ, यानी हमें जाना है ए बी डी ए पाथ को फॉलो करते हुए। जब हम डी तक पहुंच गए तो डी से ए तक जाना है, तो डी से ए तक जाने में हम इस आने वाले करंट को अपोज करेंगे। तो अपोज करेंगे तो इस सेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, जो विभवांतर बनेगा वो निगेटिव होगा। यस, और इसीलिए यहां पर हम साइन ऑफ माइनस देंगे, और तब I माइनस I1 टाइम्स इस करंट को I माइनस I1 टाइम्स इंटू Q, इस रेसिस्टेंस से इस करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो डी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बतलाएगा, और ये साइन ऑफ माइनस के साथ होगा, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि यहां से यहां तक जाना इस करंट का अपोज करना है। तो अब इस क्लोज पाथ में ए बी डी ए में जो लूप नंबर 1 है, इसमें हमने एक राउंड लिया और तब देखा कि इस एक राउंड में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बन सकता था, जहां पर भी बन सकता था, हमने उसको यहां पर मेंशन कर दिया। पहला पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी के अक्रॉस में I1P, दूसरा बी से डी के अक्रॉस में IG टाइम्स G, और तीसरा I माइनस I1 टाइम्स Q, बट साइन ऑफ माइनस के साथ। तो ये हुआ अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सवाल ये है कि किरचॉफ्स लूप रूल जो हम यूज करने जा रहे हैं, वो लूप रूल कहता क्या है? लूप रूल ये कहता है कि किसी भी लूप में जो टोटल अलजेब्राइक सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वो इक्वल होगा उस लूप में जो भी सोर्सेस ऑफ EMF हैं, उस EMF का अलजेब्राइक सम के। अब सवाल ये है कि इसमें EMF कितना है? तो सोर्स तो इसमें कनेक्टेड ही नहीं है। इस लूप में ABDA में कहीं भी कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं कनेक्टेड है, तो नहीं है तो EMF जीरो होगा। ऑफ कोर्स जब ये जीरो होगा तो हम इस वैल्यू को जो हम ला रहे हैं दिखलाने के लिए, इसका सम वो भी जीरो होगा, और ये जीरो हुआ। अब इस केस में हम एक स्टेप और लेते हैं, और तब I1P प्लस IG टाइम्स G करके ये टर्म जो यहाँ पर नेगेटिव है उसको हम राइट साइड ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। I माइनस I1 टाइम्स Q ये हो जाएगा, और ये जो आएगा पॉजिटिव होकर के, तो अब हम इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं लूप नंबर 2 में।
इन द लूप 2 यानी लूप नंबर 2 में। वंस अगेन इस लूप में भी जो हम डायरेक्शन चलेंगे करंट को फॉलो करते हुए, वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल करके पॉजिटिव एज्यूम करते हुए चलेंगे। तो अब ये करंट बी से सी तक जो आ रहा है हम वहां पर कंसीडर करते हैं। ये करंट जब बी से सी तक आएगा तो इसका आना इस सेंस ऑफ डायरेक्शन को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग में ये आ रहा है, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा बी से सी तक, ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। तो फिर हम यहां पर लिख सकते हैं I1 माइनस IG टाइम्स R। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस बन गया बी से सी के बीच में। अब देखते हैं ये कि सी से डी तक जब आ रहे हैं तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनता है, इसमें विभवांतर कितना बनता है। तो जो करंट इस ब्रांच में इस सेक्शन में जा रहा है वो डी से सी की तरफ जा रहा है, लेकिन इस कंडीशन को इस डायरेक्शन को अगर हम फॉलो करते हैं जो क्लॉकवाइज है तो इसमें हम यहां से यहां तक आएंगे तो पॉजिटिव माना जाएगा। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इस करंट का जाना निगेटिव हो जाएगा ऑफ कोर्स। अब इस करंट को निगेटिव साइन दे करके हम इसके रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर के यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो निगेटिव बनेगा। तो हमें निगेटिव साइन के साथ इसे शो करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ वी डू इट। तो I माइनस I1 प्लस IG टाइम्स S, ये पोटेंशियल डिफरेंस बना C और D के बीच का साइन ऑफ माइनस के साथ। अब हमारा आना होगा D से B तक, क्योंकि इस पॉजिटिव सेंस में जो लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, तो अब उस केस में B से C तक आया, C से D तक आया, तो D से B तक आएंगे तब कहीं जाकर के ये क्लोज पाथ को कंप्लीट करेंगे यानी लूप को कंप्लीट करेंगे। तो अब D से B तक आने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा? तो D से B तक आने में हम देख रहे हैं कि करंट का सामना जो हो रहा है वो B से D के तरफ आते हुए हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा इस डायरेक्शन की वजह से। तो यहां पर हम इसे शो करेंगे माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन के साथ शो करेंगे तो आई जी टाइम्स ये जी। क्लियर? अब यहां के बाद ये जो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इस ब्रांच में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, कंप्लीट लूप में हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो अलजेब्राइक सम है किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू लूप रूल वो भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि इस लूप में भी कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है। जब इस लूप में भी कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है तो यहां पर हम इसे कहेंगे 0 के इक्वल ऑफ कोर्स। अब ये 0 के इक्वल होने के बाद हम इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, I1 माइनस IG टाइम्स R, ये जो है इसके बाद ये जो साइन ऑफ माइनस है और ये जो साइन ऑफ माइनस है इसको अगर राइट साइड ले जाया जाए तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, ये भी उसी तरह से प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हम इसे ले आते हैं और लिखते हैं I माइनस I1 प्लस IG इंटू S और फिर प्लस IG टाइम्स G। अब ये आया RHS में राइट साइड में, अब इतना के बराबर इतना हुआ। हम इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं और फिर अब हम देखते हैं कि क्या हमें ये हेल्प करता है, ये दोनों इक्वेशन हमें क्या हेल्प करता है। हमें चूंकि अचीव करना है वो कंडीशन जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है, बैलेंस्ड कहलाता है। कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तब कहलाता है जब गैल्वेनोमीटर से होकर के पास करने वाला करंट 0 हो जाए, मतलब उससे होकर के कोई करंट पास ही ना करे। तो अब हम इसको 0 करेंगे और देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां IG है वहां पर 0 करने से क्या हमें मिलता है। IG बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में IG का वैल्यू 0 हमें लेना है। तो जब 0 लेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में IG का वैल्यू हम 0 पुटअप करेंगे। 0 पुटअप करने से ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, I1P प्लस 0 इंटू जी इक्वल टू I माइनस I1 टाइम्स Q। अब इस 0 को अगर G से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तब इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे इग्नोर करते हैं और फिर लिखते हैं I1P इक्वल टू I माइनस I1 टाइम्स Q और इसका नाम रख देते हैं 3। ठीक इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 को भी हम फॉलो करेंगे, प्रोसीड करेंगे। एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें जो देता है वो क्या होगा, I1 माइनस ये 0 है हो जाएगा। तो 0 करने के बाद इतना टाइम्स R इक्वल टू
I माइनस I1 और प्लस 0 और इंटू S और फिर 0 इंटू G, ये कर लिया जाए। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा? I1R ये हमें देगा LHS पार्ट, RHS में क्या मिलेगा? तो ये 0 होने के बाद ओनली बच रहा है I माइनस I1। तो I माइनस I1 तो एक फैक्टर है, इसके साथ दूसरा फैक्टर S है, तो यानी कि I माइनस I1 टाइम्स S ये होगा। और ये टर्म अब 0 हो गया, इसलिए इसे इग्नोर कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमें मिल रहा है इसका नाम हम देते हैं 4, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम देख रहे हैं कि क्लियरली अगर 3 को 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो फैक्टर यहाँ पर I माइनस I1 है अवेलेबल, वही I माइनस I1 यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर LHS पार्ट में भी इक्वेशन नंबर 3 के LHS पार्ट में भी I1 एक फैक्टर है और 4 में भी I1 एक फैक्टर है LHS पार्ट में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो लेट्स डू इट। 3 को 4 से डिवाइड करने पर हमने पाया LHS पार्ट LHS से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर I1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दिया। RHS पार्ट में I माइनस I1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, इसलिए यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन वी हैव द रिजल्ट P by R इक्वल टू Q by S। ये हमें एक रिलेशन आया, जो 4 रेसिस्टर्स का हमने सिलेक्शन किया था जी, जिसका रेसिस्टेंस वैल्यू P, Q, R, S ऐसे दिया था, उनके बीच में हमें ये एक रिलेशन आया। ये रिलेशन कब आया? जब हमने मान लिया कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा? जबकि गैल्वेनोमीटर से होकर के पास करने वाला करंट 0 हो जाए। तो ऐसा ये रिलेशन आ रहा है, जब IG का वैल्यू 0 हम ले रहे हैं तब ये रिलेशन आ रहा है बिटवीन द 4 रेसिस्टेंसेस। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये रिलेशन बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज को अचीव करने के लिए हमें मिल रहा है। ये कंडीशन हो गया तब तो कि जब भी हम इस तरह से सिलेक्शन करेंगे रेसिस्टर्स का कि इनमें से P और R का, P यहाँ R यहाँ, इनका रेशियो इक्वल हो Q और S के, यहाँ पर इनके रेशियो के इक्वल हो, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो हम कह देंगे कि व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। और इस बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा? इस गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई करंट पास करेगा ही नहीं। तो इसके माने ये हुआ कि इसका जो रेसिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हमने सपोज किया था G, तो इस G के बदले में कोई भी रेसिस्टेंस होगा तो वहां से भी इस करंट पास नहीं करेगा। यस, तो इस केस में यहाँ पर कोई करंट पास करेगा ही नहीं, तो फिर सर्किट में इस रेसिस्टेंस का रहने और ना रहने का कोई मीनिंग नहीं होगा। कीप इन माइंड। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके बेसिस पे, इसको क्लियरिफाई करने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर के उसे सॉल्व करते हैं एंड देन वी कंक्लूड द वीडियो क्लास। लेकिन इससे पहले कि हम उस न्यूमेरिकल एग्जांपल को टेकअप करें, यहाँ पर इसका एक और फॉर्म बन सकता है, उसको हम यहाँ पर मेंशन कर दें, और वो फॉर्म होगा P बाई क्यू। P और Q को यहाँ लाइए और R को वहां ले जाइए, तो P बाई क्यू इक्वल होना चाहिए R बाई S के। तो अब या तो ये रिलेशन याद रखिए या तो ये रिलेशन याद रखिए, बोथ आर वैलिड। नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल एग्जांपल। ये है वो न्यूमेरिकल एग्जांपल जिसे लिया गया है। अभी जो व्हिटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन को हम अचीव किए थे उसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन द फिगर शोन so that there is no current in 50 ohm resistance। यानी प्रतिरोध R को ज्ञात करें ताकि दिए गए फिगर में 50 ओम के प्रतिरोध से कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो। वही बात है, यहाँ पर जो भी कहा जा रहा है इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम का हेल्प लेंगे, क्योंकि फिगर शोन यही है। अब इस फिगर में हम देखते हैं 50 ओम रेसिस्टेंस तो ये है यहाँ पर, तो इससे होकर के कोई करंट पास नहीं करे, मतलब ना तो इधर से इधर करंट आए और ना ही इधर से इधर कोई करंट जाए। इसका मतलब ये हुआ ये यूजलेस है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है सर्किट पर इलेक्ट्रिक करंट का। तो अब हम करेंगे क्या इसके लिए? अगर इससे होकर के कोई करंट पास नहीं करे तो ये कंडीशन वैसे ही फिगर को एक्सप्लेन कर रहा है जिसमें देखा गया था व्हिटस्टोन ब्रिज में जो दो अपोजिट वर्टिसेस के अक्रॉस में एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया था और उससे होकर के कोई करंट पास नहीं करने को कहा गया था या लिया गया था, ताकि व्हिटस्टोन ब्रिज कंडीशन को अचीव करे। किस कंडीशन को? बैलेंस कंडीशन को।
तो बैलेंस कंडीशन को अचीव करने के लिए वहां पर गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई करंट को हम पास नहीं करने दिए, यहां भी नहीं करने देंगे। 50 ओम रेसिस्टेंस से होकर के कोई भी करंट पास नहीं करना है, यही यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है। यस, तो अगर ऐसा है तो ये भी बैलेंस हो गया। थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर लीजिए जो पॉइंट ए था वो पॉइंट ए है यहाँ पर वीटस्टोन ब्रिज में, जो पॉइंट बी था वो पॉइंट यहाँ पर है बी, जो पॉइंट सी था वो पॉइंट यहाँ पर है सी, और जो पॉइंट डी था वीटस्टोन ब्रिज में वो पॉइंट यहाँ पर है डी। तो अब होने गया, इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं ठीक उस फॉर्म में जैसे वीटस्टोन ब्रिज के लिए सर्किट डायग्राम तैयार किया गया था। यानी रफली स्केच करने पे यही वो डायग्राम याद आता है जहां पर ये रेसिस्टेंस P को शो कर रहा था, ये रेसिस्टेंस Q को शो कर रहा था, ये रेसिस्टेंस R को शो कर रहा था और ये S को शो कर रहा था। क्योंकि इससे होकर के कोई करंट पास नहीं करना है, यानी कि हमको IG 0 के बराबर लेना है। तो ऐसे कंडीशन में जब इससे होकर के कोई भी करंट पास ही नहीं कर रहा है तब इसका होना या ना होना हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए कोई माने नहीं रखता है। हम सिर्फ बैलेंस कंडीशन, जिस कंडीशन में हमने पाया था एक रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था P बाई आर इक्वल होना चाहिए Q बाई एस के, या फिर P बाई क्यू इक्वल होना चाहिए R बाई एस के। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको आप डिवाइडिंग लाइन सपोज करके चलिए, तो इस गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट साइड में जो रेसिस्टेंस है इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए इस गैल्वेनोमीटर के राइट साइड में जो रेसिस्टेंस है कनेक्टेड उसके रेशियो के। बैलेंस कंडीशन में यही था। तो अब हम इसको यूज करेंगे इस R के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो वहां पर अननोन है। फ्रॉम द फिगर शोन, दिए गए चित्र से, फिगर यहां है। अब इस फिगर से यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि करंट I थ्रू 50 ओम रेसिस्टेंस इक्वल टू 0, यानी कि 50 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान 0, तो ये 0 के बराबर कर रहे हैं। ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो यहां पर हम मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये कंडीशन है तो फिर हम इसमें बैलेंस कंडीशन पाते हैं। देयरफॉर तो कोई करंट पास नहीं कर रहा है इस 50 ओम रेसिस्टेंस से होकर के, तो सर्किट जो ये है वो बैलेंस्ड है। वीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन है उसकी तरह ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए सर्किट इज बैलेंस्ड लिखेंगे, परिपथ बैलेंस्ड है, संतुलित है। अब इसमें संतुलन होने के लिए जो रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशंस था उसको हमें यहाँ पर मेनली यूज करना है। तो देयरफॉर हम कहेंगे P बाई क्यू इक्वल होना चाहिए R बाई एस के, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। अब जो भी इस फिगर में हम P और Q, R और S देख रहे हैं उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, यहाँ पर वो वैल्यू पुट अप करेंगे। अब इसमें P के बदले में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 12 ओम, यहाँ P है, यहाँ पर 12 ओम है, तो 12 यहाँ पर लिख देंगे। और Q के बदले में हम क्या देख रहे हैं? ये 18 ओम जो है ये Q है, तो ये P की तरह काम कर रहा है और ये Q की तरह काम कर रहा है। तो P बाई 18 ये हो गया इक्वल टू R के बदले में तो ये R ही है, तो इसलिए एज इट इज रहने देंगे R। बट S के बदले में कौन है? यहाँ जो S है वो इसके बदले में कौन है? 9 ओम, तो ये S के बदले में है, तो ये 9 ओम हो गया। तो अब यहाँ पर हम 9 ओम लिखेंगे। अब ये मैटर बनता है इक्वेशन को सोल्व करने का। इक्वेशन को सोल्व करने का मैटर बनता है, तो हम इसे इजी वे में सोल्व कर सकते हैं R के लिए। R को सोल्व करने के लिए 9 को RHS से LHS में ले जाएंगे, तब ये हो जाएगा 12 बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू R। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में जो भी कैंसिल हो सकता है हम कैंसिल करेंगे, जैसे 2 6 जा 12 और 3 6 जा 18 है ना, 2 छक्का 12 3 छक्का 18 ये तो हो रहा है, और 3 3 9 यानी कि 3 3 जा 9 ये भी हो रहा है। अब क्या करेंगे? 2 और 3 को मल्टीप्लाई, यहाँ पर साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? 2 3 जा 6, 2 3 6। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा R का वैल्यू लाएगा, यानी कि 6। तो यही 6 ओम इस रेसिस्टेंस का वैल्यू है जो अभी तक अननोन था, अब ये नोन हो गया 6 ओम, और इसी को हम आंसर करेंगे इस आंसर के साथ, R इक्वल टू 6 ओम आंसर के साथ। ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो लिया गया था वीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। उम्मीद है यू हैव अंडरस्टूड इट, आप समझ गए होंगे। तो साथ ही इसके कंप्लीट हुआ आज का वीटस्टोन ब्रिज जो टॉपिक लिया गया था डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो क्लास आज का वीडियो क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा। अगर हाँ
आपकी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है, आपको सेटिस्फाई करता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इलेक्ट्रिक करंट और स्पेशली पर्टिकुलरली जो भी टेस्टोन ब्रिज पर बेस्ट कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे सोल्व करने के लिए कैपेबल हो सकें, इनेबल हो सकें। और अगर कहीं आप कोई कॉम्प्लिकेशन पाते हैं, कोई इश्यू पाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। हो सका तो आने वाले वीडियो में उन कॉम्प्लिकेशन को मैं दूर करने के तरीके बताऊंगा, मेथड्स बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो क्लास ओवर हुआ। मिलते हैं फिर किसी वीडियो क्लास में, फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।